हम इंग्लिश के आपको प्रीवियस भी एक वीडियो हमने प्रेजेंट करी थी जिसमें हमने आपको वोकैबुलरी सिखाई थी, तो आज भी हम वोकैबुलरी सिखाएंगे। वोकैबुलरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। लगभग जो आपके एसएससी के एग्जाम हो, जेके एसएसबी के एग्जाम हो, तजुर्बा हमारा ये कहता है 80 to 85% क्वेश्चन जो है वो आपको प्रीवियस ईयर पेपर से आते हैं वोकैबुलरी में, सिवाय बैंकिंग के एग्जाम के। ठीक है, तो ये हमने वो वोकैबुलरी के वर्ड्स लिए हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ चुके हैं डिफरेंट एसएससी के एग्जामिनेशन में। आइए समझते हैं इनको कि ये है क्या। पहला वर्ड लिखा इंग्लिश का एडिक्ट, ADDICT, एडिक्ट। एडिक्ट का मतलब होता है लत। जिस बंदे को लत लगी हो तो क्या है, ये एडिक्टेड है। एडिक्ट मींस किसी चीज की ऐसी आदत नहीं, आदत को कहते हैं हैबिट। आदत होता है कंट्रोल्ड। ये आदत एक ऐसी एक्टिविटी है जो इंसान बार बार रिपीटेडली करता है, दैट इज आदत। बट आदत जो है वो हार्मफुल नहीं होती, वो नुकसानदेह। लेकिन जब कोई चीज अनकंट्रोल्ड हो जाए और उसके रिप्रोकेशन यानी कि उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस वो इंसान पर नेगेटिव आ जाए, तो हम ये समझते हैं वो आदत नहीं, अब वो लत बन चुकी है। किसी को कहिए आप सिगरेट पीने की आदत नहीं, सिगरेट की लत लगी हुई है। हाँ, इस तरह से आज हमारे जम्मू कश्मीर की जो सूरत हाल है, वो जो यूथ है, इसका सर्वे बताता है कि अब जो है मेजॉरिटी ऑफ लोग जो है यंगस्टर्स में वो ड्रग एडिक्टेड हो रहे हैं, जिसमें लेडीज भी शामिल है, जेंट्स भी शामिल है। बहुत अफसोस हो रहा है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कोई प्यार के धोखे में, कोई किसी और परेशानी के चक्कर में, कोई डिप्रेशन में चक्कर में ये चीज़ें करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट ने बेहतरीन एक काम किया है, ड्रग डी एडिक्शन प्रोग्राम चलाया, और जिसमें जगह जगह पर आप देखते हैं होर्डिंग्स लगी होती है कि जागरूक करते हैं, अवेयर करते हैं कि ड्रग एडिक्शन से क्या क्या सोसाइटी के ऊपर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस पड़ते हैं। तो इसलिए हमारा भी इस वीडियो पैगाम के थ्रू मैसेज यही है, खुदा रहा अपनी जिंदगी, अपनी हंसती मुस्कुराती जवानियों को तबाह मत कीजिए। सिगरेट हो, ये नालायक शराब वगैरह हो, ये सब चीज़ों से अपने आप को बचाइए, ड्रग्स से, ताकि आपकी लाइफ एक पीसफुल, एक अच्छी प्रॉस्परस लाइफ बन जाए। ठीक है जी। तो एडिक्ट का मतलब क्या होता है, ए पर्सन हु इज फिजिकली डिपेंडेंट ऑन ए सब्सटेंस और हार्मफुल ड्रग्स। आपको एग्जाम में ये वर्ड नहीं दिए जाएंगे, आपको ये लाइनें दी जाएंगी, इनका आपने बनाना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसको मेरे बच्चों कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि आपको लंबी लंबी सेंटेंसेस, लाइंस दी जाएंगी, आपने इन लाइंस के बदले में एक ही वर्ड लिखना है, दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पूरा एक जुमला दिया जाएगा, उसका सिंगल वर्ड लिखना है। अब अगर अंग्रेजी में आया ए पर्सन हु इज डिपेंडेंट ऑन सब्सटेंसेस या हार्मफुल ड्रग्स, तो हम कहेंगे उसको लत लगी है, वो एडिक्टेड है। आपने पढ़ा होगा आजकल के गानों में, शायद हम भी जब पढ़ते थे कॉलेज वगैरह में तो रास्ते में सुनते थे, मुझे तो तेरी लत लग गई है। तो ये इंसान की भी लत अगर लग जाए तब भी इंसान बर्बाद हो जाता है ना, है ना, है ना। तो अगर इंसान की लत लग जाए तब भी बर्बादी है। इसीलिए मोहब्बत भी कंट्रोल्ड ही अच्छी रहती है ना। प्यार भी अगर हद में रहे तो प्यार होता है, वरना प्यार नहीं, वो धोखा होता है। लड़की कहती है धोखा होता है। अब सुनिए, अब दूसरा है, ये वर्ड दिया जाएगा, बिलीव इन एंड फॉलो द प्रैक्टिसेस ऑफ। किसी में अपनी आस्थाएं रखना, अपना बिलीफ, एतकाद रखना, यकीन रखना, किसी चीज में अपना बिलीफ रखना और फिर उनकी बातों पर अमल करना। मिसाल के तौर पर आपको हम पढ़ाते हैं, पूरी जान लगा के ईमानदारी से पढ़ाते हैं, आप इसका खुद भी ख्याल करते हैं और हमें बताते हैं। अब जब आपको मुझसे इतना प्यार है और आप मुझ पे ट्रस्ट किए हुए हैं कि सर पढ़ाएंगे तो हम सिलेक्शन हो जाएंगे इंशाल्लाह, तो आप बिलीव रखते तभी तो आए यहां। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज ए ट्रस्ट, देयर इज ए बिलीफ कि हम जाएंगे सर के पास।
दूसरा ये कि मैं बोलता हूं ये पढ़ो तो आप पढ़ते, मैं बोलता हूं ये मत पढ़ो आप नहीं पढ़ते। इसका मतलब ये है कि आप एक तो बिलीव भी रखते हैं, दूसरा आप हमारी प्रैक्टिसेस को जो मैं कर रहा हूं वो आप फॉलो भी कर रहे हैं। इट इज कॉल्ड एडहियर। क्या बोलते हैं इसको? एडहियर का मतलब होता है असल में किसी के साथ लिपटे रहना, किसी के हाथ को थामना। इट इज कॉल्ड एडहियर। जैसे आप, यो मैं आपको समझाऊंगा, इन सूफी आइडियोलॉजी, बहुत बड़े जो बुजुर्ग होते हैं, स्पिरिचुअल सेंट्स होते हैं, तो उन पीर साहिबान जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, अल्लाह के दोस्त, तो हम क्या करते हैं, हम उनके पास जाते हैं, तो फिर वह हाथ में हाथ देते हैं, तो वो एक एग्रीमेंट कहते हैं कि आज से आप गलत नहीं देखेंगे, आज से आप गुनाह नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, सच बोलेंगे, लेडीज का एहतराम करेंगे, कोई जिस हालत में भी हो आप नजरें झुका के चलेंगे, बैक बाइटिंग नहीं करेंगे। इस तरह से वो प्रैक्टिसेस बताते हैं। पहले हम उन पे बिलीव रखें, फिर वो प्रैक्टिस बताते हैं। जब हम उनकी प्रैक्टिस को फॉलो करेंगे, जिंदगी में रौनक आ जाती है। इसका मतलब वो वी एडहियर्ड, हमने उनकी बातों को सीने से लगाया। समझ में आया? इट इज कॉल्ड एडहियर। इसका तीसरा मतलब ये अब आएगा, ए पर्सन हु सपोर्ट्स और स्पीक्स इन फेवर ऑफ, एक आदमी जो किसी के हक में बोलना शुरू कर दे, किसी के सपोर्ट में बोलना शुरू करे। भैया मैं इनसे बात कर रहा हूं, आप बीच में आ गए, सर ये बात ऐसे नहीं ऐसी थी, इन्होंने आपको नहीं कहा कि आप बोलिए, मैंने नहीं कहा आप बोलिए, आप खुद से उठ के आ गए, तो आप कहते यार बीच में काहे बोल रहे, क्यों वकालत कर रहे हो इसकी? ये जो वकालत है इसका मतलब होता है किसी के सपोर्ट या फेवर में बात करना। बात तो ये जो करने वाला बंदा होता है, इसी का नाम तो एडवोकेट होता है, इसी को तो वकील कहते हैं, है ना? एडवोकेट वो होता है जो किसी के हक में बात, लॉयर इज ए लीगल टर्म। हर बंदा लॉयर, आम बंदा एडवोकेट बन सकता है, ऐसे मतलब इन इन ए जनरल सेंस। मतलब अभी दो बंदे बात करें, तीसरा बंदा कह रहा है यार काहे एडवोकेट बन रहा है, उसको ये नहीं कहेंगे काहे लॉयर बन रहा है। लॉयर लीगल है ना, लीगली तौर पे लॉयर होता है जो प्रॉपर डिग्री करता है, ये क्या कहते हैं उसको, एलएलबी करता है, तो तब जाके वो लॉयर बनता है। एडवोकेट उसको भी कहते हैं, पर आम सेंस में एक आम बंदे को भी एडवोकेट किसी मानी में, मीनिंग में कहा जाएगा। अरे भैया क्या उसकी वकालत कर रहा है ना? इट इज कॉल्ड एडवोकेट। इसके बाद आएगा एस्थेटिक। क्या आएगा? पहले यहां सुनना, कंसर्न विद ब्यूटी और द एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी। सुनना, कंसर्न का मतलब होता है राबिता रखना, वास्ता रखना, किसी से लो लगाना। मिसाल के तौर पर किसी के प्रति इनक्लाइन होना। मान लीजिए इंसानों की आदत है, चाहे वो आप हो या मैं हूं, हमारी फितरत में ये शामिल है, खूबसूरत चीज की तरफ दिल खुद ब खुद कशा कशा दौड़ता है। आई एम राइट और रॉन्ग? जब हम कोई चीज खूबसूरत देखें, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई चीज हो, और खूबसूरती का मतलब हरगिज स्किन की ब्यूटी नहीं होती, ये बात याद रखना। मैं पढ़ा रहा हूं, स्किन के कलर से ब्यूटी का कोई लेन देन। ब्यूटी इज बाय द कैरेक्टर, ब्यूटी इज बाय द थॉट, दिल की अच्छाई, ये खूबसूरती है। शक्लों में क्या रखा है मियां? अब सुनिए, तो अगर आप खूबसूरती से लगाव रखते हैं, किस खूबसूरती से? शक्ल से नहीं, जो मैंने ब्यूटी की डिफिनेशन दी। अगर किसी के कैरेक्टर में आप खूबसूरती पाते हैं और आप दिल लगी उसके साथ है, अगर आपको अच्छी चीजों के साथ दिल लगी है, तो इस दिल लगी का नाम होता है एस्थेटिक। क्या बोलते हैं? समझ में आया? एस्थेटिक मतलब इस पूरी लाइन का वर्ड ये है, एस्थेटिक। अब अगर एस्थेटिक आया तो हम समझेंगे इसका मतलब वो है किसी खूबसूरत चीज के साथ लगाव रखना या उसकी तारीफ करना। अच्छा, किसी बंदे की अगर मैं तारीफ करता हूं, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हमें उससे प्यार है ना? हर इंसान जिसकी तारीफ करता है, जरूरी नहीं कि वो उसके साथ ही लगा हुआ है, नहीं।
प्यार की एक बहुत ब्रॉड डेफिनेशन है, किसी चीज का अच्छा लगना, किसी के बारे में अच्छा सोचना, ये तो प्यार है। अब लेकिन जिस चीज को हम आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी के दौर में प्यार समझते हैं, मैं उस प्यार की बात नहीं करता हूं जो 2 दिन रहता है, चौथे दिन होता नहीं। हाँ, मैं प्यार किसी बात कर रहा हूं कि जो किसी भी चीज के बारे में अब अच्छा सोचिए, दैट इज प्यार। अभी आपके बारे में मैं अच्छा सोचता हूं तो जाहिर सी बात है, तभी तो हम पढ़ाते हैं। जब आपसे प्यार है, आपको भी हमसे प्यार है, तभी तो आते हैं। अब सुनिए, एस्थेटिक हो गया, तो यहां एप्रिसिएशन का मतलब होता है तारीफ। क्या? तारीख नहीं, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ। वो तो ये ऊपर वाला है, तारीख पे तारीख, ये है तारीफ पे तारीफ। ओके, इसके बाद ऑलवेज रेडी टू अटैक और करल, कोई बंदा जो हमेशा झगड़ा करने के लिए तैयार हो। वो झगड़ा जो है वो खरीदता है। एक कोई चीज होती है ना खरीदना, कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो झगड़ा खरीदते हैं, कोई मसला ना हो लेकिन उनको झगड़ा करवाना होता है। ऐसे बंदे समाज के लिए हानिकारक होते हैं। अपनी सोच को इतना साफ रखना है, हर एक इंसान की इज्जत करनी है। फॉलो माई आइडियोलॉजी, जो मैं आइडियोलॉजी फॉलो करता हूं, जो हमें घर से सिखाया, जो हमें इस्लाम सिखाता, वो ये है, वी ऑल आर क्रिएटेड बाय द सिंगल क्रिएटर ऑलमाइटी अल्लाह। So when we are created by a single creator, so why should we divide his creation? जब हमारा बनाने वाला एक है, तो हम फिर लोगों में क्यों तकसीम करेंगे, ये अपना है वो परा है? अरे ऐसा नहीं है, सोच साफ रख। आप हर एक बंदे के लिए एक जैसी कदर रख, हर एक को इज्जत दे, हर एक को सम्मान दे, हर एक की आस्थाओं का एहतराम कर। ये खुद ब खुद बताया गया कि तू भी पढ़ा लिखा है, तो इससे पीस प्रोस्पेरिटी सब जगह फैलती है। तो याद रखो, ये तो हो गई सोच अच्छी जो मैंने आपको दी, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे शरारती तत्व होते हैं जो जानबूझ के पंगा करते हैं। मसला नहीं होता, वो मसला बनाते हैं, वो मसले का तसला बनाते हैं। समझ रहे हैं आप? आजकल आप देखते रहते हो किस तरह से लोग नफरतों का बाजार गर्म करते हैं अपनी दुकान चमकाने के लिए। तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। क्या पढ़े लिखे लोग हैं, ना हम मुंह से गाली बकेंगे, ना बदतमीजी करेंगे, ना किसी के बारे में बुरा सोचेंगे। तो यहां ये बंदा जो है, ये लड़ने को हमेशा तैयार रहता है, ये किसी पर हमला बोलने को तैयार रहता है। इस बंदे को कहते हैं एग्रेसिव। क्या कहते हैं बोलो? लड़ाकू बंदा, झगड़ालू बंदा। वन हु इज होस्टाइल एंड वोलेटाइल, यानी कि वोलेटाइल हॉस्टाइल उस बंदे को कहते हैं, मतलब जिसे थोड़ी सी ना बात मिलनी चाहिए उसको। भैया बात नहीं है, वो ढूंढता है बात, जो बहाने की तलाश में होता है ना, दैट इज वोलेटाइल। तो ऐसे आपने देखा होगा बहुत सारे दोस्तों में भी इस तरह का दोस्त भी मौजूद होता है बीच में, पंगेबाज, वो सिर्फ एक बात की तरह में रहता है। हालांकि वो बात पॉजिटिव होती है, लेकिन वो उसको मैनिपुलेट करके नेगेटिव बना देता है। इट इज एग्रेसिव। तो ऐसा मिजाज बंदे को हमेशा तबाह कर देता है, ये नहीं होना चाहिए। दूसरा आएगा एगेनी। एगेनी इसका मतलब होता है एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग। अगर खुदा न खास्ता कोई इंसान जहनी तौर पे तकलीफ में है, तकलीफ दो तरह की है, सफरिंग बोलते हैं पीड़ा को। हाँ, पीड़ा मीन्स दर्द। हाँ, कहते पीड़ा और ते फकियां और, है ना, दर्द और तो दवाई और, है ना। तो एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग क्या होता है? सफरिंग दो तरह की है, या तो किसी को बॉडी में कहीं एक है, पेन है, दर्द है, सर दर्द है, टांग में दर्द है, तो ये तो समझ में आया, इट इज फिजिकल सफरिंग। क्या है बोलो? लेकिन किसी बंदे को बजाहिर प्रैक्टिकली फिजिकली कोई दर्द, लेकिन वो मेंटली तौर पे उसे फिक्र है, यार एग्जाम दिया था लेकिन नहीं हुआ पिछली बार, टेंशन है, शादी है, जानो जल्दी करो। तो ये सब जो परेशानियां हैं, क्या करूं? अब इसी में जूझा हुआ, यहां शादी मुंतजिर है, यहां जॉब नहीं है, अच्छा प्रेशर पे प्रेशर है। प्यार जो किया है
आगे से आएगा जवाब कि भैया शादी कब करेंगे, अरे अभी तो टाइम नहीं हुई, जॉब नहीं है ना। मैं प्रैक्टिकल सिनेरियोज की बात कर रहा हूं इसलिए आप हंसते हैं। अब सुनो, तो हंसते मुस्कुराते एंटरटेनमेंट के साथ किसी को मेंटली तौर पे तकलीफ होती है, बोझ है दिमाग के ऊपर, इट इज कॉल्ड एगनी। मगर ये बोझ हल्का नहीं है, इट इज एक्सट्रीम। एक होता है वरी, वरी का मतलब होता है गम, परेशानी, ये हल्का है। कोई कहेगा आई एम वरीड, इट इज हल्का गम। आई एम इन एगनी, इट इज एक्सट्रीम गम। गम है या खुशी है, ये है, इट इज गम। आई समझ। और इसके बाद जो है वो आएगा, एक एक देखिए, एक बंदे को कोर्ट में लाया गया, अभी तक इस पर इल्जाम था, एलिगेशन थी, ये मुल्जिम है, जिस पर इल्जाम लगाया जाए। हर एक बंदा जिस पे इल्जाम लगाए वो गिल्टी नहीं होता है। ऑनरेबल कोर्ट्स में एक लाइन लिखी जाती है, इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। तब तक बंदे को बेकसूर माना जाता है जब तक जुर्म साबित। और हर बंदा जेल जाने वाला चोर डकैत होता, वो तो लिया जाता है बच्चा पूछने के लिए। तो इसलिए अगर आपके मोहल्ले से या कोई बंदा शरीफ बंदा है, बिल्कुल शरीफ बंदा है, उसे अगर लिया जाए तो हरगिज़ ये ना समझे उसको ले गए, पता कुछ ना कुछ होगा इसके साथ, चोरी की है बंदे ने। ऐसा नहीं होता है, कभी कभार पूछने के लिए शरीफों को भी लिया जाता है, ठीक है। तो दैट इज ए प्लेस ऑफ इंटरोगेशन, वहां सवाल पूछे जाते हैं। तो याद रखो, जहन को खुला रखना है, पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक रहना है। तो याद रखो यहां पर, फिर उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट्स में जब इसके ट्रायल्स होते हैं, जब प्रोसीडिंग्स होती है ना, जब पूछा जाता है बताइए आपने जुर्म किया, ये किया, जब उसके बाद फिर वो तारीख पे तारीख का सिलसिला लगता है, अल्लाह की पनाह। और फिर ऑनरेबल कोर्ट से फैसला मिलता है, ऑफिशियली तौर बताया जाता है यार ये तो बेकसूर था, ये तो इसका तो कोई कसूर ही नहीं था। जब ये ऑनरेबल कोर्ट्स में कहा जाए, ऑफिशियली तौर पे लिखित में दिया जाए, बोला जाए कि यार ये बेकसूर है, इसके सारे जितने भी इसके ऊपर एलिगेशन सबको कलादम किया जाता है, सबको खारिज किया जाता है। अब कोर्ट इसे बाइज्जत बरी करती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। एडजर्न का मतलब है थोड़ी देर के लिए मुलतवी करना, उसके बाद दोबारा कोर्ट शुरू होता है। एडजर्न, ओके, पढ़ते ना, आपने देखा होगा, सीरीज में देखा होगा, मूवीज में देखते हो, द कोर्ट इज एडजर्न। थोड़ी देर के लिए कोर्ट की जो काम है उसको रोककर ब्रेक ली जाती है, एडजर्न। आगे समझ आया। तो याद रखो, जब ऑफिशियली तौर पे किसी का कहा जाए कि इस पर कोई मुकदमा अब नहीं है, बरी कर दिया, इसको आजाद कर दिया, तो इसे कहते हैं एक्विट करना। क्या कहते हैं बोलो? एक्विट करना। इसका मतलब होता है बाइज्जत बरी करना। बाइज्जत, वो बाइज्जत बरी कौन होता है? टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट समबडी इज नॉट गिल्टी ऑफ क्राइम। इसका मतलब है किसी पर कोई झूठा आरोप लगाया गया था, अब तहकीक करने के बाद ये साबित हुआ कि वो आरोप उस पर झूठा था, वो बिल्कुल इससे साफ है, उसको कोई दोष नहीं है, वो निर्दोष है, और वो उसको आजाद कर दिया जाता है। इसे कहते हैं एक्विट। क्या कहते हैं? प्यारे बच्चों, अब नए कुछ वर्ड्स आपके सामने हाजिर है। एलिमनी। एलिमनी का मतलब होता है वो पैसा, खुदा न खास्ता जब दो जो बड़े नाजुक रिश्ते हैं, ये मियां बीवी का रिश्ता बड़ा हसास और सेंसिटिव रिश्ता होता है। थोड़ी सी नोकझोंक कभी कभार इस तरह का रुख लेती है कि पूरा घर आग की लपेट में आ जाता है और फिर छत गिर जाती है, डाइवोर्स होता है। अल्लाह बचाए इससे। ये बहुत खतरनाक मसला है, इससे जिंदगियां तबाह होती है, इससे सुलझती नहीं है, और खासकर जब बच्चे भी हों, तो इसलिए कंप्रोमाइज और सब्र बहुत बड़ी चीज़ है। तो जब ये ऑफिशियली तौर पे मैरिज को ख़त्म करा जाता है ना, मैरिज ख़त्म हुई तो उसके बाद जो पैसा, या तो बेगम को, जो फॉर्मर है, नहीं यहां लिखा क्या वर्ड है? फॉर्मर, मतलब जो साबिका, जो पहले जो बीवी थी, अब बीवी
पहले जो हस्बैंड थे, अब उनको जो मैरिज खत्म होने के बाद जो पैसा मिलता है उसे एलिमनी कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? एलिमनी कहते हैं। यहां डेफिनेशन में लिखा है ये हस्बैंड को भी मिल सकता है, वाइफ को भी, और यहां पार्टनर भी लिखा हुआ है। इस पर थोड़ा सा देखना चाहेगा कि जब शादी होती है ना, शादी, तो ऑफिशियली तौर पे तो वो एक दूसरे के पार्टनर ही होते हैं, है ना? या तो हस्बैंड या तो वाइफ है, या तो पार्टनर्स, है ना? तो दोनों में से किसी भी एक पार्टनर को अगर शादी के बाद जो पैसा मिलता है, मनी, दैट्स कॉल्ड एज एलिमनी। क्या कहते हैं बोलो? क्योंकि शादी, याद रखिएगा, शादी सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ आदमी और औरत के बीच में नहीं होती है। यहाँ आदमी आदमी के साथ भी होती है कान पकड़ के, और औरत औरत के साथ भी होती है ना? क्योंकि नए नए कानून जो लाए गए हैं उसमें तो अब शादी इंसान बूथ से भी कर सकता है। अभी हाल ही की खबर है कि बूथ से भी हुई है। मैंने कहा तौबा, ऐसी शादी हमें दरकार नहीं है जहां बूथ से भी हो जाए। बहरहाल हम ये नहीं कहते आप ना करो, जिंदगी आपकी है, जो दिल में करे वो करिए। मैं भाई इतना बता रहा हूं कि शादी में सिर्फ मियाँ बीवी, इसलिए यहाँ पे लफ्ज पार्टनर कहा गया है। क्या है बोलो? है ना? अभी फिलहाल में देखो, दो दोस्तों ने आपस में शादी करी, दोनों लड़के हैं, क्या कहे हम? अब उन दो लड़कों के बीच में शादी, अब बाकी आप खुद सोच सकते हैं। तो मगर अगर शादी खत्म हुई है तो उनमें से अगर एक को पैसा मिलेगा तो पार्टनर है ना वो, उसमें दो लड़कों के या दो लड़कियों के बीच में किसे कहोगे पति पत्नी है? क्या कहोगे? है? इधर तो पूरा मैथ क्या पूरा साइंस फेल हो रहा है। तो इसलिए वहां यहां लफ्ज पार्टनर का है। कई बच्चे के ध्यान में सवाल ना आ जाए, सर ये हस्बैंड वाइफ को समझ में, ये पार्टनर क्या है? इसलिए थोड़ा सा खोल के आपको समझाया। आई समझ? एलिट्रेशन, एलिट्रेशन का मतलब होता है वो वर्ड्स जो सेम लेटर से शुरू होते हैं या जिनकी आवाज सेम शुरुआत होती है। इट्स कॉल्ड एज एलिट्रेशन। यानी बोलो वो वर्ड्स जो शुरू में सेम लेटर से शुरू होते हैं और आवाज जिनकी सेम होती है। इसके बाद एक और वर्ड है, इसका नाम है एलमेनक। एलमेनक, एलमेनक, एलमेनक का मतलब होता है, इस तरह का अगर वर्ड दिया जाए, इसका पूरा एक सेंटेंस दीजिए, एक ही लफ्ज में लिखना है, वो किताब, वो पब्लिकेशन, वो किताब जो छापी जाती है जिसमें आपको आसमानी नॉलेज, एस्ट्रोनॉमिकल, स्टार्स के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, है ना, जो आपको आसमानों की नॉलेज, जानकारी उसमें हो। दूसरा मेटीरियोलॉजिकल, यानी कि जो आपके मौसमियात होते हैं, जो वेदर प्रेडिक्शन है, इसको मेटीरियोलॉजी का डिपार्टमेंट कहा जाता है ना। आज का मौसम ऐसा रहेगा, कल का तापमान ये रहेगा, ये मेटीरियोलॉजिकल खबरें होती है, राइट? तो उस किताब के अंदर अगर आपको एस्ट्रोनॉमिकल या मेट्रोलॉजिकल एनुअल कैलेंडर दिया, किताब छापी गई, किताब में एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर है, सूरज के हिसाब से, चांद के हिसाब से जो कैलेंडर बनता है, वो साथ में बताया जाएगा फला दिन मौसम ये रहेगा, फला दिन ये बर्फ पड़ेगी, फला दिन ये होगा। समझ आई? तो ऐसी किताब जिसमें इंपॉर्टेंट डेट्स और टाइम भी दिया जाएगा। सिंपल याद रखो, ये किताब है जिसमें कैलेंडर है। क्या है बोलो? कैलेंडर। कैलेंडर में एस्ट्रोनॉमिकल भी है, मेट्रोलॉजिकल भी है। ऐसा कैलेंडर जो किताब में छापा जाए, इसे कहते हैं एल्मेनक। एल्मेनक, एल्मेनक, एल्मेनक। तो याद रखो, ये आज के 10 वर्ड्स हुए वोकैबुलरी के। मैं उम्मीद करता हूं इसी तरह से इंशाल्लाह हम रोज रोज आएंगे, आपको सिखाएंगे, और फिर कैसे नहीं आप एग्जाम में कामयाब हो सकते हैं। इस वीडियो को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि आप शेयर करते करते ना थक जाएं, बल्कि लोगों को फायदा पहुंचाते पहुंचाते आपकी खुशी की इंतहा न रह जाए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि हम आपको किस तरह से पढ़ाते हैं। ठीक है? सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।